हेलो स्टूडेंट, आज हम साइकेट्रिक के अंदर न्यू थेरेपी के बारे में पढ़ेंगे, इंडिविजुअल साइकोथेरेपी। ठीक है, इससे पहले हमने बायो साइको सोशल थेरेपी के अंदर पूरा डिटेल से पढ़ा था। उसकी डेफिनेशंस, इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, इंडिकेशंस एंड कॉन्ट्राइंडिकेशंस, पर्पस ऑफ साइकोथेरेपी एंड दी मेरिट्स ऑफ साइकोथेरेपी, इतना हमने पढ़ लिया था। साइकोथेरेपी के टाइप्स बताए थे आपको, इंडिविजुअल साइकोथेरेपी है, ग्रुप थेरेपी एंड बिहेवियर थेरेपी एंड अदर थेरेपी। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इंडिविजुअल साइकोथेरेपी। ठीक है, इंडिविजुअल साइकोथेरेपी क्या होती है? व्यक्तिगत मनोचिकित्सा इसका नाम है। इंडिविजुअल साइकोथेरेपी में एक समय में एक ही पर्सन्स को साइकोथेरेपी प्रोवाइड की जाती है। क्या है इंडिविजुअल साइकोथेरेपी? एक टाइम पर एक ही पर्सन्स को जो थेरेपी प्रोवाइड की जाती है उसको हम बोलते हैं इंडिविजुअल साइकोथेरेपी। ठीक है, एक साथ ज़्यादा पेशेंट को प्रोवाइड नहीं कर सकते, वन टाइम वन पर्सन। ओके, यह थेरेपी एक से एक संबंध, 1-to-1 रिलेशनशिप पर आधारित है। ठीक है, यह थेरेपी किसके ऊपर आधारित है? 1-to-1 रिलेशनशिप। हम देखते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ इंडिविजुअल साइकोथेरेपी। इंडिविजुअल साइकोथेरेपी जो है इसके 4 टाइप है। फर्स्ट टाइप है साइको एनालिसिस, सेकेंड है हिप्नोसिस, थर्ड है एब्रिएक्शन एंड फोर्थ है अदर सपोर्टिव थेरेपी। ठीक है, जो 4 टाइप है अदर सपोर्टिव थेरेपी, इसके सब टाइप है वेंटिलेशन, परसुएशन, री एजुकेशन, इन्वायरमेंट मॉडिफिकेशन एंड सजेशन लास्ट है। ठीक है, सबसे पहले हम फर्स्ट साइको एनालिसिस के बारे में पढ़ेंगे। साइको एनालिसिस थेरेपी, ठीक है, यह थेरेपी सिगमंड फ्रॉइड के द्वारा दी गई है। ठीक है, सिगमंड फ्रॉइड जो एक साइकेट्रिक साइंटिस्ट है, इसने साइको एनालिसिस थेरेपी दी थी। ठीक है, यह थेरेपी मुख्य रूप से 5 टाइप के प्रिंसिपल पर आधारित है। ये थेरेपी जो है 5 टाइप के प्रिंसिपल के ऊपर आधारित है। ठीक है, कौन कौन से 5 प्रिंसिपल्स हैं? थ्योरी ऑफ माइंड लेवल, थ्योरी ऑफ माइंड स्ट्रक्चर, थ्योरी ऑफ ईगो डिफेंस मैकेनिज्म, थ्योरी ऑफ साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट एंड थ्योरी ऑफ ड्रीम। ये 5 प्रिंसिपल्स हैं, इनके आधार पर साइको एनालिसिस थेरेपी सिगमंड फ्रॉइड ने दी थी। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, इनकी डिटेल्स पढ़ते हैं 5 प्रिंसिपल्स की। थ्योरी ऑफ माइंड लेवल, इनके बारे में आपने फर्स्ट ईयर में साइकोलॉजी के अंदर पढ़ा होगा। ठीक है, ज़्यादा डिटेल नहीं बताऊंगी मैं, आपने पढ़ रखा है, ओनली सुपरविजन। थ्योरी ऑफ माइंड लेवल, फ्रूट 3 लेवल ऑफ माइंड। सिगमंड फ्रॉइड ने माइंड के 3 लेवल बताए, प्री कॉन्शियस, इसको सब कॉन्शियस भी बोलते हैं, कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस। ठीक है, आपने तीनों माइंड के बारे में पहले पढ़ रखा होगा, प्री कॉन्शियस माइंड, कॉन्शियस माइंड एंड अनकॉन्शियस माइंड। ठीक है, थ्योरी ऑफ माइंड स्ट्रक्चर, थ्योरी ऑफ माइंड स्ट्रक्चर, ये भी 3 लेवल है इसके भी, ईड, ईगो, सुपर ईगो। ठीक है, आपने पढ़ रखा होगा फर्स्ट टाइम साइकोलॉजी में ईड, ईगो और सुपर ईगो के बारे में। ईड क्या है? आई वॉन्ट टू डू दैट नाउ, आई वॉन्ट टू डू दैट नाउ, हम कुछ भी करने की जो इच्छा होती है वो ईड होती है। ईगो, मे बी वी कैन कॉम्प्रोमाइज़, हम कॉम्प्रोमाइज़ भी कर सकते किसी चीज़ के लिए, तो ईगो बताता है कि आप, ईड में क्या होती है? किसी भी चीज़ को चाहने की, उसको चाहने की इच्छा होती है, एंड ईगो क्या करता है? उसको कॉम्प्रोमाइज़ करने की पॉइंट देता है अंदर। सुपर ईगो, इट नॉट राइट डू टू डू, ईगो और ईट के बीच जो मेंटेनेंस बिठाता है वो होता है सुपर ईगो। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड है थ्योरी ऑफ ईगो डिफेंस मैकेनिज्म। फ्रॉइड के अकॉर्डिंग मन में जब कभी भी ईड का ईगो या सुपर ईगो के साथ कोई भी ड्युअलिटी, कोई भी द्वंद्व, उनके बीच कोई भी एडजस्टमेंट नहीं होता है तो तनाव, एंजियस अवस्था उत्पन्न होती है। डिफेंस मैकेनिज्म का यूज़ कर पर्सन्स इस तनाव को कम करने का प्रयास करता है। ठीक है, डिफेंस मैकेनिज्म के अंदर क्या है? एडजस्टमेंट करने की पावर मिलती है। नेक्स्ट देखते हैं थ्योरी ऑफ साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट। साइकोसेक्सुअल थ्योरी, साइकोडायनेमिक थ्योरी भी बोलते हैं इसको, सिगमंड फ्रॉइड ने दी थी। ठीक है, साइकोसेक्सुअल थ्योरी ये बताती है कि ह्यूमन बिहेवियर मुख्यतः भीतरी अनकॉन्शियस डिज़ायर मोटिवेशन के माध्यम से संचालित होती हैं। ठीक है, साइकोसेक्सुअल थ्योरी क्या बताती है? ह्यूमन का बिहेवियर जो है मुख्यतः अनकॉन्शियस डिज़ायर, जो
डिज़ायर, उसकी इच्छाएं अनकॉन्शियस माइंड के अंदर जो मोटिवेशन के माध्यम से यह संचालित होती है। फ्रूड का मानना है कि व्यक्ति का विकास पूर्णतः सही प्रकार से होता है अगर चाइल्ड का हर स्टेज पर साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट ठीक प्रकार से हो। फ्रूड का मानना क्या है कि यदि किसी पर्सन्स का पूर्णतः पूरी तरह से डेवलपमेंट सही प्रकार होता है, अगर चाइल्ड का हर स्टेज पर उसकी अलग अलग स्टेज आती है तो उस स्टेज पर साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट ठीक प्रकार से हो तो ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं साइकोसेक्सुअल थ्योरी के बारे में डिटेल्स में देख लो। इसके अंदर कितनी स्टेज होती है? ओरल स्टेज, एनाल स्टेज, फैलिक स्टेज, लेटेंसी स्टेज एंड जेनाइटल स्टेज। ये 5 स्टेज होती है, ठीक है। ओरल स्टेज रहती है 0 to 1 ईयर तक, एनाल स्टेज रहती है 1 to 3 ईयर तक, फैलिक स्टेज रहती है 3 to 5 ईयर तक एंड लेटेंसी स्टेज रहती है 6 to 12 ईयर तक, ठीक है। जेनाइटल स्टेज होती है 12 ईयर एंड बियॉन्ड, 12 साल इससे ज़्यादा, ठीक है। ओरल स्टेज के अंदर क्या है? द माउथ, शकिंग, स्वालोविंग। उसमें एक्टिवेट पार्ट कौन सा? माउथ रहता है, तो शकिंग एंड स्वालोविंग करता है, ठीक है। एनाल स्टेज के अंदर क्या है? द एनएस, विथ होल्डिंग, एक्सपेलिंग फिसेस, ठीक है। इसमें एनएस की जो स्टेज है वो ज़्यादा एक्टिव रहती है और वो विथ होल्डिंग द एक्सपेलिंग फिसेस जो रहता है उसको विथ होल्ड कर लेता है जो एक्सपेल किया उसको, ठीक है। थर्ड स्टेज फैलिक स्टेज है, 3 to 5 ईयर की एज में रहती है। द पेनिस और क्लाइटोरिस मस्टरबेशंस, ठीक है। फैलिक स्टेज के अंदर उसको अपने जेनाइटल जो ऑर्गन है उसके साथ जो चाइल्ड है वो खेलता है, उसके साथ एक्टिविटी करता है। लेटेंसी स्टेज 6 to 12 ईयर की होती है। लिटिल और नो सेक्सुअल मोटिवेशनल प्रेजेंट, ठीक है। इस स्टेज के अंदर उसको कोई भी मोटिवेशनल प्रेजेंट नहीं होता है सेक्सुअल से रिलेटेड। एंड लास्ट है जेनाइटल स्टेज 12 ईयर एंड बियॉन्ड, ठीक है। द पेनिस और वजाइना सेक्सुअल इंटरकोर्स, ठीक है। इसके अंदर फुली डेवलप हो जाता है, ठीक है। लास्ट थ्योरी है थ्योरी ऑफ ड्रीम। हमारा जो लास्ट 5 नंबर का प्रिंसिपल था उसके बारे में देख लेते एक बार। यह मन में किसी छिपी इमोशन, मेमोरी एवं मन में आंतरिक संघर्षों, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट पर केंद्रित है, ठीक है। अंदर मन के अंदर कोई भी इमोशंस छिपी है तो उसके ऊपर डिपेंड है कौन सा है? थ्योरी ऑफ ड्रीम। इस सिद्धांत के अनुसार हमारे ऑल ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस का हमारी अधूरी इच्छाएं एवं भावनाओं को अचेतन अनकॉन्शियस माइंड में कलेक्ट होती है। जो भी ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस होता है वो हमारा क्या कलेक्ट होता है? अनकॉन्शियस माइंड के अंदर। ये छिपी हुई जो भी इमोशंस एंड डिज़ायर्स होती है, भावनाएं एंड इच्छाएं स्वप्न के थ्रू प्रकट होती है, ठीक है। हमारे ड्रीम्स के थ्रू अपने आती है, सामने आती है। अतः फ्रूड ने स्वप्न को रॉयल रोड ऑफ कॉन्शियस माना है, ठीक है। कॉन्शियस आएगा यहाँ पे, रॉयल रोड ऑफ कॉन्शियस माना है, ठीक है। थ्योरी ऑफ ड्रीम में क्या है? जो भी ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस है हमारे माइंड के अंदर छिपा हुआ है, जो इमोशंस एंड डिज़ायर्स है वो ड्रीम के थ्रू, सपने के थ्रू सामने आती है। तो सिगमंड फ्रूड ने इसको क्या बोला है? रॉयल रोड ऑफ कॉन्शियस माना है। किस थ्योरी को? थ्योरी ऑफ ड्रीम को, ठीक है। ये थ्योरी जो है साइको एनालिटिक थ्योरी इन 5 प्रिंसिपल्स के ऊपर डिपेंड थी। तो क्लियर 5 प्रिंसिपल्स। आपको तो ओनली ध्यान रखना है कि थ्योरी ऑफ माइंड के अंदर क्या आएगा? सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस एंड प्रीकॉन्शियस। थ्योरी ऑफ माइंड स्ट्रक्चर के अंदर ईड, ईगो, सुपर ईगो। एंड थ्योरी ऑफ ईगो के अंदर डिफेंस मैकेनिज्म, किसी भी इन्वायरमेंट के अंदर पेशेंट को एडजस्ट करने के लिए जो हम प्रोवाइड करते हैं वो क्या होता है? डिफेंस मैकेनिज्म। थ्योरी ऑफ साइको सेक्सुअल डेवलपमेंट, ठीक है। किस तरह से साइको सेक्सुअल डेवलपमेंट होता है अकॉर्डिंग टू एज एंड थ्योरी ऑफ ड्रीम। इन 5 प्रिंसिपल जो है इन्हीं के ऊपर साइको एनालिसिस थेरेपी आधारित है, ठीक है। अब पढ़ते हैं हम नेक्स्ट साइको एनालिसिस के लिए फ्रूड ने निम्न 4 तरीकों का यूज़ किया है, ठीक है। साइको एनालिसिस थेरेपी मेन यहीं से स्टार्ट होता है। इस थेरेपी के लिए फ्रूड ने निम्न 4 तरीकों का यूज़ किया। कौन कौन से? 4 टाइप तरीके से: फ्री एसोसिएशन, ड्रीम एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन एंड री एजुकेशन, स्टडी ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म। इन चारों तरीकों का यूज़ करके साइको एनालिसिस के लिए फ्रूड ने दी थी, ठीक है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे फ्री एसोसिएशन के बारे में।
फ्री एसोसिएशन क्या है? इसमें पेशेंट को डिम लाइट वाले रूम में एक स्पेशल चेयर पर बिठाया जाता है। सही, ठीक है। फ्री एसोसिएशन में क्या करते हैं? पेशेंट को एक डिम यानी बिल्कुल अंधेरे रूम में एक स्पेशल चेयर के ऊपर बिठाया जाता है। साइकोलॉजिस्ट या थेरापिस्ट, ठीक है, जो थेरेपी दे रहा है उसको हम साइकोलॉजिस्ट भी बोल सकते हैं या थेरापिस्ट भी बोल सकते हैं, जो साइकोएनालिसिस थेरेपी दे रहा है। तो साइकोलॉजिस्ट या थेरापिस्ट इस प्रकार से बैठता है कि वह पेशेंट के संपर्क में न आ सके, ठीक है। कहाँ बैठता है वो? कि पेशेंट के कांटेक्ट में नहीं आए, वो पेशेंट से दूर रहता है। फिर थेरापिस्ट पेशेंट की रिलेशनशिप को मेंटेन करता है, ठीक है, पेशेंट से रिलेशनशिप जो भी रहती है उसको मेंटेन करता है। एंड इसके बाद थेरापिस्ट कुछ स्टिमुलेटिंग सेंटेंस के द्वारा पेशेंट के मन की रिप्रेजेंट फीलिंग्स, जो भी उसके अंदर फीलिंग्स दबी हुई है, ठीक है, रिप्रेजेंट है, रिप्रेस्ड है, जो मतलब अंदर छिपी हुई फीलिंग्स है को बाहर निकालने का प्रयत्न करता है, ठीक है। पेशेंट को क्या करता है? पहले तो अंधेरे रूम में बिठा देता है, फिर पेशेंट से दूर बैठता है थेरापिस्ट, उसकी कांटेक्ट में नहीं रहता है, और उसके अंदर जितनी भी रिप्रेस्ड फीलिंग छुपी हुई है उनको बाहर निकालने के लिए ट्राई करता है, और कुछ स्टिमुलेटिंग सेंटेंस के द्वारा, ठीक है, पेशेंट अपने मन की रिप्रेस्ड डिज़ायर को व्यक्त कर लेता है। इस थेरेपी के बाद क्या होता है? पेशेंट अपने अंदर जो भी डिज़ायर्स, जो भी रिप्रेस्ड छिपी हुई जो इच्छा है उनको व्यक्त कर लेता है, तो वह राहत का अनुभव करता है, उसे अच्छा फील लगता है। इसे कैथारसिस भी कहते हैं, ठीक है। वो तो राहत मिलती है, उसे थोड़ा अच्छा लगता है, तो उसे हम कैथारसिस भी कहते हैं, ठीक है। सेकेंड पढ़ते हैं ड्रीम एनालिसिस, ठीक है। सपने जो है उनका विश्लेषण करना है, ड्रीम एनालिसिस के बारे में डिस्कशन करते हैं, ठीक है। समझ में आया? फ्री एसोसिएशन क्या है? पेशेंट को एक डार्क रूम, डिम लाइट वाले रूम में बिठाना है, एक स्पेशल चेयर पर, और उनके अंदर जो भी रिप्रेस्ड फीलिंग है, जो भी रिप्रेस्ड दबी हुई जो इच्छा है, उनको क्या करता है? साइकेट्रिस्ट स्टिमुलेटिंग सेंटेंस के द्वारा जगाता है। और जब पेशेंट अपने रिप्रेस्ड डिज़ायर को एक्सप्लेन कर देता है तो वह अच्छा फील करता है, वह उसे कैथारसिस भी कहते हैं, ठीक है। ड्रीम एनालिसिस के बारे में नेक्स्ट देखते हैं। ड्रीम एनालिसिस से अनेक मन के अंदर उपस्थित रिप्रेस्ड थॉट एंड इमोशन का पता चलता है, ठीक है। ड्रीम एनालिसिस से क्या पता पड़ता है? कि उसके मन के अंदर कौन कौन से थॉट्स एंड इमोशंस जो छुपे हुए हैं, रिप्रेस्ड हैं, उनके बारे में पता लगता है, ठीक है। ड्रीम एनालिसिस के दौरान थेरापिस्ट पेशेंट के बहुत सारे ड्रीम की इंफॉर्मेशन टाइम पर कलेक्ट करता है। जितने भी पेशेंट के सारी जो इन्फॉर्मेशन, सारी जानकारियाँ टाइम पर कलेक्ट करता है, तथा इस इंफॉर्मेशन के एनालिसिस के आधार पर अनकॉन्शियस माइंड की रिप्रेस्ड डिज़ायर ज्ञात कर डिजीज़ के कोज का पता करता है, ठीक है। साइकेट्रिस्ट क्या करता है? अलग अलग टाइम पर सारी उसकी ड्रीम एनालिसिस करके सारी इन्फॉर्मेशन प्राप्त करता है, और उस इन्फॉर्मेशन का एनालिसिस के आधार पर, उस इन्फॉर्मेशन का एनालिसिस करके अनकॉन्शियस माइंड की रिप्रेस्ड डिज़ायर ज्ञात कर लेता है। अनकॉन्शियस माइंड के अंदर कौन कौन सी उसकी डिज़ायर्स छुपी हुई, उसको ज्ञात करके पेशेंट की डिजीज़ का कोज, किस कारण उसको डिजीज़ हुई है, उसका पता लगा लेता है। समझ में आया? ड्रीम एनालिसिस, उसके सपने का विश्लेषण करना, ठीक है। नेक्स्ट है इंटरप्रिटेशंस। इंटरप्रिटेशन क्या है? फ्री एसोसिएशन एंड ड्रीम एनालिसिस से प्राप्त इन्फॉर्मेशन के आधार पर थेरापिस्ट डिजीज कोज का पता लगाने का प्रयास करता है। हमने जो फर्स्ट पढ़े थे, एक तो फ्री एसोसिएशन एंड ड्रीम एनालिसिस, दोनों से जो भी इन्फॉर्मेशन प्राप्त हो रही है उनके आधार पर थेरापिस्ट डिजीज़ के कोज का पता लगा रहा है, तो उसे क्या बोलेंगे हम? इंटरप्रिटेशन। समझ में आया? थर्ड एंड लास्ट है फोर्थ, स्टडी ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म, ठीक है। डिफेंस मैकेनिज्म की उसको स्टडी करवाना। डिफेंस मैकेनिज्म आपको समझाया था पहले भी, इन्वायरमेंट के अंदर एडजस्ट करने के लिए डिफेंस मैकेनिज्म का यूज़ करते हैं। डिफेंस मैकेनिज्म का यूज़ पेशेंट को इन्वायरमेंट एडजस्ट करने के लिए करते हैं, जिससे उसकी स्ट्रेस एंड टेंशन लेवल रिड्यूस हो सके, ठीक है। उसके अंदर टेंशन हो, जो भी स्ट्रेस है, उसको कम करने के लिए हम डिफेंस मैकेनिज्म की स्टडी करवाते हैं। क्लियर 4 टाइप्स साइकोएनालिसिस। फर्स्ट था फ्री एसोसिएशन, ड्रीम एनालिसिस सेकेंड है, एंड थर्ड है इंटरप्रिटेशन, एंड फोर्थ है स्टडी ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म। ओके।